हेलो एवरीवन, वेलकम टू मान स्टडीज। एज यू ऑल नो, हमारा पहला चैप्टर चल रहा है और टिल नाउ अभी तक हमने क्या क्या देख लिया। तो आप जैसे ही पिछले लेक्चरों से रिवाइज करोगे आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। टिल नाउ हमने जो ऑलमोस्ट कह सकते हो 30 to 40% ऑफ दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ ली। अभी तक हमने मैटर देख लिए, मैटर का क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज, मैटर का मेजरमेंट, उसमें होने वाले डेविएशन जो मैंने कहा था बेसिकली आप फिजिक्स में देखोगे क्योंकि वो कॉमन पोर्शन है। देन हमने पढ़ा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। फिर आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हमने मैटर की अच्छे से स्टडी कर ली है, हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, हमने मैटर की स्टडी ऑलरेडी कर ली है। और मैंने आपको इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ये बताया था कि जो मैटर होता है बेसिकली वो क्या होता है, छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बने रहता है। तो वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसे एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोला जाता था, आप बोल सकते हो अर्ली 1900 से पहले, क्योंकि अर्ली 1900 या आप कह सकते हो 18th सेंचुरी वो समय है, वो टाइमलाइन है इन द फील्ड ऑफ साइंस। इन द फील्ड ऑफ साइंस, बीट फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या साइंस के जितने भी डिसिप्लिन हो, जहाँ से हमें पता चला था साइंटिफिक कम्युनिटी को कि एटम के अंदर भी क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। उससे पहले यही माना जाता था अर्ली 1900 तक कि एटम जो है वही एलिमेंट्री पार्टिकल है मैटर का। तो इस पे अराउंड 1800 आप बोल सकते हो 4 में आए थे जॉन डाल्टन साहब, जिन्होंने प्रपोज की थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। मतलब वी कैन से ही वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट पीपल जिन्होंने बताया था कि मैटर क्या होता है, सबसे छोटी यूनिट जिसकी क्या होती है, एटम होती है। यहाँ पर दिखा गया मैटर की हिस्ट्री तो ही, साथ ही साथ हम थोड़ा फिलोसॉफिकल व्यू भी देखने वाले हैं, एक्सपेरिमेंटल एफर्ट्स एज वेल एज फिलोसॉफिकल व्यू। तो आप देख सकते हो एंशियंट ग्रीक, इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर दैट जो भी कोई मैटर होता है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना भी होगा, इन सनातन धर्म बोला जाता है कि कोई भी जो चीज है हमारा शरीर वो 5 तत्वों से मिलके बना रहता है, जो बेसिकली क्या अर्थ, फायर, वाटर, एयर एंड स्काई। तो आप देखोगे ये तो था इंडियन फिलोसॉफिकल व्यू, जो पंच तत्व की थ्योरी है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो वेस्ट है, वेस्ट में भी बेसिकली क्या चलती थी, इसके बदले वो फिलोजिस्टीन की थ्योरी को सपोर्ट करते थे। फिलोजिस्टीन थ्योरी यहाँ चलती थी पंच तत्व वाली, वहां चलती थी फिलोजिस्टीन थ्योरी, जो बेसिकली ये बोलती है कि कोई भी जो मैटर होता है वो इन 5 एलिमेंट से मिलके, मतलब ये 5 कंपोनेंट से मिलके बना रहता है। इसी कड़ी में जैसे फिलोजिस्टीन थ्योरी है, तो ऐसा नहीं है कि बात फिलोजिस्टीन थ्योरी की हो रही है, तो यहाँ पर और भी फिलोसोफर रहे हैं, एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर जैसे कि डेमिक्रिटस हैं या ल्यूसिडस हैं एक्सेट्रा। उसके बाद जब तक फिलोसॉफिकल व्यू चल रहा था, फिर जब एक्सपेरिमेंट होने लगे तब जाके जॉन डाल्टन साहब आगे आए और अराउंड 1804 या 1808 भी कहीं लिखा हो सकता है, इन्होंने बताया एटम के बारे में। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हो कि हमारे महर्षि जो कणाद है ऑलमोस्ट 600 बीसी या बिफोर क्राइस्ट, अब जिसे चेंज करके बीसी के बदले क्या लिखा जाता है, बीसीई लिखा जाता है, बिफोर कॉमन एरा। तो महर्षि कणाद ने ये बताया था कि जो भी मैटर है या पदार्थ बोला जाता है हिंदी में, उसकी सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु होती है। उन्होंने एटम का इस्तेमाल नहीं किया, वो तो बेसिकली जॉन डाल्टन या वेस्ट का कॉन्सेप्ट है जिन्होंने एटम्स के बारे में बताया कि एटम एक ग्रीक वर्ड एटोमोस से मिलकर बना रहता है, जिसका मतलब होता है अनकटेबल या अनडिविजिबल। अनकटेबल जिसे फर्दर काटा नहीं जा सकता, और वी कैन से कि जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, अनडिविजिबल। तो यहाँ जो हमारे एंशियंट ग्रीक महर्षिज हुआ करते थे, एंशियंट इंडियन सेजेस, उन्होंने क्या टर्म इस्तेमाल किया था, आप समझ सकते हो परमाणु है या अणु है, ये उनके टर्मिनोलॉजीज थी। यहाँ पर लिखा भी है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रिटिस और ल्यूकिपिकस भी है साथ में, एटोमोस जो मैंने बात आपसे करी। ये तो था इसका फिलोसॉफिकल व्यू। लेकिन बाद में आए जॉन डाल्टन साहब, जिन्होंने थ्योरी प्रपोज की रिगार्डिंग मैटर की, मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे क्या बोला जाता है, एटम बोला जाता है। तो द नेक्स्ट भी है जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। तो यहाँ पर समझते हैं, अगर आप सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज फॉलो कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी ये बात पता है कि
हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े थे। अब जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी समझने के लिए आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी अगर आपने ध्यान से लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को देखा है। अगर आपने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखे हैं तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, जैसे पहला तो बहुत बेसिक पोस्टुलेट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, वो यही कहता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये हमने बात कर ली, क्योंकि मैंने आपको एक बात ऑलरेडी बताई थी कि एटम जो होते हैं जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो एलिमेंट बनता है। और एलिमेंट भी, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी आपकी पीरियोडिक टेबल है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम एक्सेट्रा, जब एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं देन वी गेट मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स के बीच में भी क्या डिफरेंस होता है ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं। जैसे कंपाउंड हमने बात भी करी थी कि कौन सा लॉ ऐसा केमिकल कॉम्बिनेशन का जो गवर्न करता है कंपाउंड के फॉर्मेशन को, तो यू नो कि वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसे जोसेफ प्राउस्ट ने प्रपोज किया था। तो वही बात हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सर जैसे मॉलिक्यूल और कंपाउंड है, हम एग्जांपल अगर लेने लगे, मैंने कहा इफ वी हैव H2O लिक्विड, वाटर है लेकिन कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है, लिक्विड है। मैं कह सकता हूँ हमारे पास O2 गैस है या ओजोन है, गैसीय स्टेट में रहती है। ये सबके सब क्या है, ये कंपाउंड या मॉलिक्यूल है। और अगर ये कंपाउंड या मॉलिक्यूल है तो आप देख सकते हो कि ये खुद किससे मिलकर बन रहेंगे, एलिमेंट, और एलिमेंट खुद किससे मिलकर बनाते हैं, एटम्स का, एटम से। तो पहला पोस्टुलेट तो बहुत आसान है कि जो मैटर है उसकी सबसे छोटी यूनिट जहां तक उसे डिवाइड किया जा सकता है, काटा जा सकता है, इट इज बेसिकली एटम्स। आप दूसरा पोस्टुलेट देखोगे तो दूसरा पोस्टुलेट क्या कह रहा है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं इसीलिए कह रहा था अगर आप सारे लेक्चर्स जो भी है आप सीक्वेंस वाइज फॉलो कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से बात पता है कि अगर मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोला है, अब मुझे फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जॉन डाल्टन अलग से कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसे प्रपोज किया था एंटोनी लॉरेंट लेवोइजर। तो बेसिकली यही कहता था कि किसी गिवन केमिकल रिएक्शन में जो मास है, टोटल मास है, वो कंजर्व रहता है। इसका मतलब मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। मींस कि मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, आप ऑलरेडी जानते हो। अगला लॉ देखेंगे, अगला लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये भी आपने देखा था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मैंने बताया था। जैसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट थे जोसेफ प्राउस्ट, वैसे ही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, जॉन डाल्टन। और आप ऑलरेडी जानते हो जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने, मतलब एक से ज्यादा कंपाउंड बन रहे हैं प्रोडक्ट साइड में, व्हेन टू एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग विद ईच अदर, तो और किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर रेशियो फिक्स है इन टर्म्स ऑफ, आज आप मोलर मास भी कह सकते हो या परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास, हमने ऑलरेडी देखा था। तो जो दूसरा एलिमेंट है वो एक सिंपल रेशियो में प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर भी इस पॉइंट को ज्यादा फर्दर इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चौथा पॉइंट आपके लिए जरूर नया है, कहता है ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। इसका क्या मतलब है, तो मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको आता ही होगा, हालांकि हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन इस पॉइंट को समझने के लिए, जैसे हमने कहा कि हाइड्रोजन का एलिमेंट है, बेसिकली ये पोस्टुलेट क्या कह रहा था, हाइड्रोजन का एलिमेंट है, क्योंकि एलिमेंट के बारे में भी हमने बात करी थी। अब आपको पता चला होगा कनेक्टिविटी कैसी, एलिमेंट को बेसिकली क्या बोला जाता है, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर या प्योर फॉर्म ऑफ मैटर या सब्सटेंस, जो जिसे कि फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता किसी केमिकल रिएक्शन से। अगर जैसे हमने कहा एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन का एलिमेंट है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके एटम से मिलकर बना रहेगा, हाइड्रोजन के एटम से। आपको ये बात ऑलरेडी पता होगी कि हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसका एटॉमिक मास क्या है, 1। एटॉमिक मास जिसे रिप्रेजेंट ए से किया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, एटॉमिक मास बोलो या मास नंबर भी इसी का नाम है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मास नंबर या इसे क्या भी बोला जाता है, एटॉमिक मास। और यहां पर लिखा जाता है एटॉमिक नंबर Z। So as we can see कि हाइड्रोजन एलिमेंट के केस में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के सेम है। और अकॉर्डिंग टू डाल्टन, अगर हाइड्रोजन का एलिमेंट बन रहा है, हम ये भी देख सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सर इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है, प्रोटॉन 1 है, या न्यूट्रॉन बोला जा सकता है 0। तो अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, जब हाइड्रोजन का एलिमेंट बनेगा बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम्स के आपस में कंबाइन होने की वजह से, अब ये बात है कि सर किसी एलिमेंट के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो वी कैन से कि एक बहुत ह्यूज नंबर होता है, वी कैन से 10 टू इन्फिनिटी
आप एक कोई नंबर बोलोगे सर 1 बिलियन है या 1 ट्रिलियन है या 100 बिलियन है, हम तो ये कंसिडर कर सकते हैं कि भाई लगभग 10 टू इन्फिनिटी। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 2 एटम्स लेके इस बात को समझने की कोशिश करूँ कि एक्चुअल में जॉर्ज डाल्टन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने कहा अगर हाइड्रोजन का एलिमेंट बन रहा है हाइड्रोजन के एटम से, तो जो एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं उनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास वही होना चाहिए जो कि इस हाइड्रोजन एलिमेंट का है। आप देख सकते हो एटॉमिक नंबर 1 है और यहाँ पर एटॉमिक मास कितना है, 1 है। और आप ये देखिए इस एलिमेंट के इस एटम्स के अंदर इस एटम का एटॉमिक नंबर Z है, मतलब एटॉमिक नंबर Z बराबर 1 और एटॉमिक मास कितना है, ये भी 1 है। अब सिमिलरली वी कैन सी फॉर दिस कि एटॉमिक नंबर 1 है या एटॉमिक मास नंबर कितना है, 1 है। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन देखना चाहिए, इलेक्ट्रॉन सर 1 है, प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन कितना है, 0 है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन कितने हैं, 0। मतलब अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी यहाँ पर जो हमने इसकी फॉर्मेशन की है हाइड्रोजन की एलिमेंट की फ्रॉम द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, वो क्या बिल्कुल सही है। और अगला पॉइंट इसमें क्या था कि एक तरीके का जो एलिमेंट होता है वो एक ही तरीके के एटम से मिलके बना रहता है। मतलब अगर हाइड्रोजन का एलिमेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के एटम से मिलके बना रहेगा। सिमिलरली सोडियम का एलिमेंट है तो वो सिर्फ सोडियम के एटम से ही मिलके बना रहेगा। मतलब जो अलग अलग एलिमेंट है उनके एटम्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात ऑलरेडी बता देता हूँ, जब साइंटिफिक कम्युनिटी को पता चला था, जब साइंटिस्टों को थोड़ा और आगे डेवलपमेंट हुई साइंस में और हमें पता चला था आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में, हमें इन द सेंस कि साइंटिस्टों को जब पता चला आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में, तो डाल्टन की जो थ्योरी थी उसका फेल होने का बहुत बड़ा कारण तो ये भी है कि मैटर की सबसे छोटी यूनिट एटम नहीं होती। एटम को भी हम जानते हैं कि एटम के अंदर भी क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। दूसरा बड़ा पॉस्टुलेट यही था, ये वाला पॉस्टुलेट जो उनका बड़ा रीजन माना जाता है, एक बड़ी ड्रॉबैक उनकी थ्योरी का एक बड़ा फेलियर है, जब आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में पता चला। क्योंकि हम जैसे अगर बात करें आइसोटोप्स आइसोबार्स क्या होते हैं वो तो हमारा आगे का डिस्कशन है, लेकिन आप जानते हो जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास या मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए हाइड्रोजन है तो 1H1 1H2 1H3, आई होप आपने देखा ही होगा अपनी छोटी क्लास में। आप देख सकते हो सर तीनों ही क्या है, एलिमेंट हैं, तीनों ही हाइड्रोजन के ही एलिमेंट है और एटॉमिक नंबर तो सबका सेम ही है 1, लेकिन एटॉमिक मास क्या डिफरेंट है, एक में 1 है, एक में 2, एक में 3 है। तो है तो सबके सब हाइड्रोजन के एलिमेंट ही, लेकिन वो बात नहीं फॉलो हो पा रही ना कि अगर एक तरीके का एलिमेंट है तो एक ही तरीके के एटम से मिलकर बना रहेगा। क्यों? अरे भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक है, प्रोटॉन एक है, लेकिन न्यूट्रॉन कितने, न्यूट्रॉन 0 हो गए। इसमें आप देख सकते हो ऑल दो इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक है, लेकिन न्यूट्रॉन कितना हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक है, प्रोटॉन भी एक है, लेकिन न्यूट्रॉन कितना हो गया, न्यूट्रॉन हो गया 2। आप जानते हो इसे प्रोटियम बोला जाता है, इसे बोला जाता है ड्यूटीरियम और इसे क्या बोला जाता है, ट्रिटियम। ड्यूटीरियम का एक दूसरा नाम होता है हैवी हाइड्रोजन। हैवी हाइड्रोजन आगे भी हम डिटेल में बात करेंगे। हैवी हाइड्रोजन हो सकता है आपने सुनी हो, हैवी वाटर किसे कहते हैं, आगे आएगी। हैवी वाटर जो बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में टेम्परेचर को क्या करने के लिए, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर को मॉडरेट करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे खैर ये बात आएगी, लेकिन अब आप देख सकते हो अभी तक तो हम यही मान लेते हैं कि सर अगर हाइड्रोजन का एलिमेंट बन रहा है तो जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसमें उतने ही होने चाहिए उन एटम्स में जो आपस में कंबाइन होकर हाइड्रोजन के एलिमेंट बना रहे। लेकिन मैंने कहा ये सब भी तीनों के तीनों हाइड्रोजन के ही एलिमेंट है, लेकिन इसमें वो वाली बात फॉलो नहीं हो रही। इसलिए ये भी एक बड़ा रीजन था डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के फेल होने का। इसीलिए बोला जाता है कि जब आइसोटोप्स और आइसोबार्स का कॉन्सेप्ट सामने आया था, इसके बाद जो एलिमेंट है उसकी मॉडर्न डेफिनेशन दी गई थी। और जो मॉडर्न डेफिनेशन है एलिमेंट की, किसी भी केमिकल एलिमेंट की, वो बेस्ड है किसके ऊपर, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हम डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जो आपका बेसिकली केमिस्ट्री क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। इसीलिए मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बिगिनिंग से ये कहता आ रहा हूँ कि जो पहला चैप्टर बेसिकली क्या वो एक प्रकार का खिचड़ी है, मतलब अलग अलग चैप्टर से कुछ कुछ बातें यहाँ इस्तेमाल होती है। लेकिन फिलहाल मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है वो तो हम पीरियोडिक में देख लेंगे। जो एलिमेंट की मॉडर्न डेफिनेशन है वो मॉडर्न डेफिनेशन ये कहती है कि एक ऐसा
केमिकल सब्सटेंस है, कोई भी जो एलिमेंट होता है वो एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसकी जो पोजीशन है वो पीरियोडिक टेबल में वो क्या फिक्स पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में। साथ ही साथ ये भी बोला जाता है कि जिसका एटॉमिक नंबर क्या फिक्स है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्योंकि आपको आई थिंक ये बात पता होगी, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इट इज बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द एटॉमिक नंबर। तो वहां से दी जाती है जो एलिमेंट की, केमिकल एलिमेंट की मॉडर्न डेफिनेशन। आप ये याद रखेंगे, आप ज़्यादा स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेंगे कि सर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आया। तो वो टॉपिक यहाँ का है भी नहीं, वो आप पढ़ोगे जब आप पीरियोडिक टेबल के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि डाल्टन की थ्योरी बेसिकली क्या थी, और साथ ही साथ आप बोल सकते हो हमने तारीफ तो करी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की, बड़ाई तो करी, साथ साथ में हमने बुराई भी कर दी, क्योंकि आपको पता है अगला ही चैप्टर आपका क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरुआत करने का जो मेजर मतलब रीजन रहेगा हमारा वो यही रहेगा कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में कुछ बातें छोड़ दी थी, ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में कवर करने जा रहे हैं। तो मूविंग अहेड, अब देखते हैं, क्योंकि हमने बात करी जैसे ही डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, वहां से आप बोल सकते हो कॉन्सेप्ट आ चुका था एटॉमिक नंबर क्या होता है और साथ में एटॉमिक मास क्या होता है। तो इसीलिए हमें ये जानना है कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक नंबर कुछ बेसिक बातें, पहली बात तो ये कि एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से, कैपिटल जेड से। आप ये देखोगे कि किसी भी केमिकल एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है वो बेसिकली कैसे किया जाता है, जेड, एक्स और ए। यहाँ पर जेड होता है एटॉमिक नंबर, ए होता है आपका मास नंबर या एटॉमिक मास भी कहते हैं, मास नंबर, और वी कैन से एटॉमिक मास। इसका मतलब जो एटॉमिक नंबर है वो कहाँ लिखा जाता है, वो लिखा जाता है सबस्क्रिप्ट में। आप याद रखेंगे जो ये वाली पोजीशन होती है जो जनरली नीचे लिखी जाती है यहाँ पर, इसे बोला जाता है सबस्क्रिप्ट। अगर मैं जैसे यहाँ पर बनाऊं, आप ये बात याद रखेंगे कि जो ये नीचे वाली पोजीशन होती है, फुट वाली पोजीशन होती है, चाहे लेफ्ट हो या राइट, इसे बोला जाता है सबस्क्रिप्ट। और जो हेड वाली पोजीशन होती है, चाहे लेफ्ट पे हो या राइट पे हो, इसे बोला जाता है सुपरस्क्रिप्ट, क्योंकि ये बेसिक बातें आपको आगे काम आने वाली है। और जो यहाँ आगे लिखा रहता है इसे बोला जाता है कोफिशिएंट। इसका मतलब एटॉमिक नंबर को किसी भी एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन करते हुए कहाँ लिखा जाता है, सबस्क्रिप्ट में, और एटॉमिक मास को लिखा जाता है सुपरस्क्रिप्ट में। ये एक्स क्या होता है, ये होता है जो भी आप केमिकल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो उसका सिंबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो आज हाइड्रोजन HYDROGN ना लिख के हम जनरली क्या लिख देते हैं, कैपिटल H लिख देते हैं। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या H है, जैसे C स्टैंड फॉर कार्बन, सोडियम के लिए Na लिखा जाता है। तो ये बेसिक बात आप याद रखेंगे। अब देखते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। भले ही अभी हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं स्टार्ट कर रखा है, लेकिन आपको इतना तो बेसिक्स आता ही है कि सर किसी गिवन केमिकल एलिमेंट के अंदर या एटम के अंदर बीच में होता है न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। जैसे ये n=1 शेल, जिसे k शेल भी बोला जाता है, या n=2 जिसे बेसिकली l शेल बोला जाता है। शेल्स या ऑर्बिट क्या होते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, सेकंड चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं। और ये बात आपको, ये बात भी बेसिक ही है कि न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिन्हें कंबाइनली क्या बोला जाता है, जिन्हें कंबाइनली बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉन एटम या एलिमेंट के अंदर तो है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर नहीं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लगातार इस न्यूक्लियस के चक्कर लगा रहे होते हैं। तो एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या कहता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसी भी एलिमेंट या एटम में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है। एक बात आपको और बता देता हूँ, कन्वेंशन क्या है, इलेक्ट्रॉन को बार बार आप इलेक्ट्रॉन नहीं लिखोगे, स्पेलिंग कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ई के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं, ये कन्वेंशन इलेक्ट्रॉन लिखने का। प्रोटॉन के लिए वी हैव पी, न्यूट्रॉन के लिए वी हैव एन। तो हम कह रहे हैं कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। एक बात आपको और बताता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं सब प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है।
क्योंकि ये कनेक्टिविटी है इस चैप्टर की दूसरे चैप्टर के साथ जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हो। हमने कहा प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के पास, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन होता है चार्जलेस। कैसे याद आप कर सकते हो, आप यहां देखोगे N फॉर न्यूट्रॉन, N फॉर न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रॉन पे क्या है, कोई चार्ज नहीं है। P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, बचा क्या, सिर्फ नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है। हमने कहा सर एटॉमिक नंबर जो है वो खुद प्रोटॉन के बराबर है और प्रोटॉन के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए एटॉमिक नंबर Z को क्या भी बोल दिया जाता है, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। अगर आपको ये निकालना है कि किसी न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, तो बेसिकली आप जैसे चार्ज ऑन द न्यूक्लियस और वी कैन से न्यूक्लियर चार्ज भी बोला जाता है, न्यूक्लियर चार्ज। इसीलिए अगर हमें कभी ये निकालना है कि न्यूक्लियर चार्ज कितना है, बेसिकली मैं क्या देख दूंगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। आप टेंशन नहीं लोगे प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, वो सारा डिस्कस करना है हमें सेकंड चैप्टर में। वैसे चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो डिस्कशन यहाँ का नहीं, वो सेकंड चैप्टर का है। आप बस अभी के लिए ये बात याद रखोगे, जेड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसे न्यूक्लियर चार्ज भी बोला जाता है, या चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। थोड़ा और आगे चलते हैं और ये बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब आपको पता है कि सर किसी गिवन केमिकल एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, आप एटॉमिक नंबर लिखोगे सबस्क्रिप्ट पे, लेफ्ट और राइट कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन जनरली आपको लेफ्ट में लिखा मिलेगा। एटॉमिक मास को लिखोगे आप सुपरस्क्रिप्ट में, जो जनरली सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, लेफ्ट और राइट कहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको जनरली राइट पे लिखा मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, मुझे सोडियम के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है 11Na23, एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉम ये उसका सिंबल है, और एटॉमिक मास कितना है 23। लेकिन अगर कभी ऐसा लिखा जाए Na1123, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगी, ये भी बिल्कुल सही रिप्रेजेंटेशन है। हाँ बस ये बात है कि जनरली ये वाला ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर एटॉमिक नंबर लेफ्ट पे होता है और एटॉमिक मास राइट पे होता है। लेकिन आप इनकी पोजीशन को स्विच कर सकते हो, मतलब सुपरस्क्रिप्ट पे तो रहेगा, स्विच करने का ये मतलब नहीं आपने एटॉमिक मास को यहाँ नीचे लिखना स्टार्ट कर दिया सबस्क्रिप्ट में, वो नहीं। मैं बात कर रहा हूँ स्विच करने का मतलब राइट से आप लेफ्ट पे लिख सकते हो। आप ये बात याद रखोगे, मैंने कहा जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी केमिकल एलिमेंट है, अगर सिर्फ ऐसे लिखा है ए, यहाँ पर मैंने कहा लेट वी हैव अ केमिकल एलिमेंट, कोई भी है, वो कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम, कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा सुपरस्क्रिप्ट में, इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है कि उस पर कोई चार्ज नहीं, क्योंकि ये बात भी आपको पता है। अगर मैं ये लिखूं कि अगर ये कोई भी गैसियस मेटल एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है और अपना क्या बना दिया इसने, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये एलिमेंट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहा, इसने बना दिया अपना कैटायन। और आप जानते हो जैसे मैंने कहा ये एक गैसियस एलिमेंट है, जनरली नॉन मेटल होता है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देगा, ये बना देगा A- इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पर इसने क्या बना दिया, अपना एनायन बना दिया। कैटायन और एनायन शब्द से आई थिंक आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर होंगे। तो ये हमें जानना है कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर तो बिल्कुल है, लेकिन एटॉमिक नंबर की जो डेफिनेशन है वो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में भी दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या चीज समझने की है कि एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो ऑलरेडी होता है, वी हैव डिस्कस दिस। मैं ये भी कह सकता हूँ कि किसके बराबर भी है, लेकिन किसके बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन बट किस केस में, इन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम, मतलब अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, कोई भी चार्ज नहीं है का मतलब क्या है, ना ही उसका कैटायन बनाओ, ना ही उसका आई एम सॉरी, ना ही उसका कैटायन बनाओ, ना ही उसका एनायन, तब आप बिल्कुल बोल सकते हैं जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसके एटॉमिक नंबर के बराबर भी होगा। लेकिन ये आपको ध्यान देना है, अगर कहीं पर कैटायन या एनायन, कैसे पहचानेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन, नेगेटिव चार्ज है तो एनायन। अगर कहीं पर कैटायन या एनायन बना है तो उस केस में आप ये नहीं कह सकते कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके बराबर है, एटॉमिक नंबर के बराबर है। एग्जाम्पल समझते हैं, मैंने कहा जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम लिखा है। अब आपको मैं आने वाले लेक्चर में बता दूंगा 20 तक के जो केमिकल एलिमेंट है कैल्शियम, इनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को याद रखने का क्या ट्रिक है। एटॉमिक नंबर तो कोई ट्रिक नहीं, वो आपको याद ही करना पड़ेगा, लेकिन एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक मास का बहुत ज्यादा रोल है आगे 11th-12th की जितनी भी आपकी केमिस्ट्री चलेगी। एटॉमिक मास के लिए मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं
यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ सोडियम का, अगर कुछ भी नहीं लिखा आप देखोगे सर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, मतलब ये अपनी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट में है। एटॉमिक नंबर 11 होता है और एटॉमिक मास होता है 23। तो आप देख सकते हो सर इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, और यही इस पे क्या होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या भी इतनी होगी, और मैं कह सकता हूँ यही किसके बराबर भी होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसने सर ना ही इसने कैटायन बना, ना इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना ही निगेटिव चार्ज। ये बात भी आपको मैं बता देता हूँ कि सोडियम के ऊपर जनरली क्या ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, नेगेटिव चार्ज कहीं नहीं आएगा, कभी भी नहीं आता, क्योंकि मेटल है, टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए Na+, अब आप देखोगे कि सर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास अभी भी वही है 11 और 23, लेकिन अब आपने देखा कि सर हाँ इसने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं, और पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस पे, 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब आप ये बोल सकते हो कि सर एटॉमिक नंबर तो इसका 11 है, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होंगे, न्यूक्लियर चार्ज के बराबर होगा, लेकिन क्या अब मैं कह सकता हूँ कि इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 ही होंगे, यानी कि एटॉमिक नंबर के बराबर होगा? नहीं। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे। कैसे निकाल सकते हैं? आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप ये देखोगे कि अगर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किए होते तो इसका एटॉमिक नंबर तो सर 11 है, और यही क्या होता है इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं अगर ये कंसीडर करके चलूं, यहाँ पर अगर इसने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किए होते तो इस पे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं एटॉमिक नंबर के बराबर। अब आप देखो कि कौन सा चार्ज है, अगर प्लस चार्ज है तो यहाँ पर कर दो माइनस, कितना माइनस करूंगा, जितना आपको यहाँ पर प्लस दिखेगा, आपको कितना प्लस दिख रहा है यहाँ पर 1 प्लस दिख रहा है, तो उतना ही माइनस कर दो, एक ही माइनस करोगे तो ये आ गया आपके पास क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये बात भी पता चल रही है, जब भी किसी एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जाता है तो प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर का भी है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर होता है 17 और एटॉमिक मास होता है 35.5। आप देख सकते हो सर यहाँ पर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, दोबारा से लिखते हैं 17Cl 35.5, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो सर इसका एटॉमिक नंबर 17 है, यही इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और यही इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि Cl माइनस, अब आपको पता चल रहा है कि सर इसने इलेक्ट्रॉनों को क्या किया, एक्सेप्ट किया है। क्यों? आपको पता चला है सर नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करना, मतलब इसने क्या बना रखा है अपना एनायन बना रखा है। अगर इसने अपना एनायन बना रखा है तो एटॉमिक नंबर तो अभी भी 11 रहेगा और एटॉमिक मास 35.5। एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो यही इस पे क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन है। हम कैसे निकाल सकते हैं इसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो आप उस बात को याद रखो कि अगर सर इस पे चार्ज नहीं होता तो इस पे इलेक्ट्रॉन होते 17, सॉरी यहाँ पर 11 नहीं, ये कितना है, ये होगा आपका 17, एटॉमिक नंबर 17 है, तो वो क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन। मैंने कहा अगर ये 17 है, अगर इसने इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट नहीं किया होता तो इस पे इलेक्ट्रॉन कितने होते, 17 होते, इसके एटॉमिक नंबर के बराबर। अब यहाँ पर आ रहा है माइनस, तो आप कर दो माइनस का उल्टा प्लस, कितना करेंगे, जितना माइनस यहाँ पर दिख रहा है, एक माइनस है तो प्लस भी एक हो जाएगा, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 18। मतलब यहाँ से ये बात पता चल रही है, बात कंफर्म होगी, अगर कोई भी एलिमेंट आइदर इफ इट लूजेज इलेक्ट्रॉन और इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब आइदर इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज और इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, इसका सीधा सीधा मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का नंबर ही चेंज होने वाला है, प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आता और न्यूट्रॉन में भी कोई चेंज नहीं आता, वो भी हम देख लेंगे। तो ये काफी सफिशिएंट आइडिया है रिगार्डिंग एटॉमिक नंबर क्या होता है। नेक्स्ट वी हैव एटॉमिक मास। नेक्स्ट वी हैव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, जिसको क्या भी बोला जाता है मास नंबर। ये बात आप याद रखोगे, जैसे एटॉमिक नंबर था Z इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम और एलिमेंट, ऐसे ही एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन बस एक बात और आ जाती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी आपको याद रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और अभी अभी हम जानते हैं A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या लिखा जा सकता है, एटॉमिक नंबर Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक, सॉरी एटॉमिक मास, या मास नंबर कह सकते हो, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर।
एटॉमिक नंबर। तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। एक एग्जांपल हम उसका भी देख सकते हैं, जैसे सोडियम था 11Na23, आप देखोगे सर एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन कितने होंगे 11, वो तो ऑलरेडी ऑलवेज सेम ही रहते हैं एटॉमिक नंबर के। आपने देखा सर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 11 होंगे। न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो एटॉमिक मास 23 माइनस एटॉमिक नंबर 11, न्यूट्रॉन हो जाएंगे इस पे 12, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल दिए। इसी के पैरेलली अगर मैं देखना चाहूँ कि इस पे Na प्लस है, इस पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो आप देख सकते हो कि एटॉमिक नंबर तो सर 11 ही है, वही क्या होगा प्रोटॉन के बराबर, प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन अब आप देखते हो अगर इस पे चार्ज नहीं होता प्लस या माइनस 11 होते, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, कितना होगा जितना पॉजिटिव चार्ज है 1, इलेक्ट्रॉन हो गए 10, न्यूट्रॉन आप देख सकते हो न्यूट्रॉन होगा एटॉमिक मास 23 माइनस एटॉमिक नंबर 11 12। तो ये वही बात है कि कोई भी एलिमेंट अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है तो इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेंज होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इट वाज अबाउट, हमने देखा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के और वो क्यों फेल होने वाली, क्यों आगे चल के हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, कि साथ साथ पता चल रहा है कुछ ना कुछ यहाँ पर छूट गया है डाल्टन के द्वारा। साथ ही साथ हमने देखा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या है। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये बात करने वाली है कि क्या हुआ जब हमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का पता चल जाता है, क्योंकि आप जानते हो एट प्रेजेंट ओवर हम कह सकते हैं 118 प्लस एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में। और आपको ये बात पता है एलिमेंट को, मतलब पीरियोडिक टेबल को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मेंशन किया जाता है, एटॉमिक मास भी मेंशन किया जाता है। ऑफ कोर्स अलग अदर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तो है वहाँ जिसे मेंशन किया जाता है, लेकिन अदर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के लिए भी एटॉमिक मास हेल्पफुल रहता है, एटॉमिक मास पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर के साथ साथ। तो अगर इतने एलिमेंट है तो इनके एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने का भी तो एक तरीका रहा होगा, तो वही तरीका है अगली क्लास में पढ़ने, जिसको बेसिकली बोला जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास, RAM। हालांकि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो आजकल मॉडर्न डे एडवांस टेक्निक एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने की वो क्या है, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हुए चलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास की। टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।